हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ और आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लंबे समय के अंतराल के बाद में मैं आपके लिए फिर से ग्रामर का एक शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम होगा, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के टॉपिक का नाम होगा नरेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नरेशन। तो नरेशन की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस क्लास में आज अपन डिस्कस करेंगे किस तरह से एग्जाम के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की यात्रा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद द टॉपिक नरेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नरेशन की कुछ डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे नरेशन मुख्य रूप से 3 शब्दों से बनकर के मिला है। इसमें एक वर्ड होता है नरेट। पहला वर्ड कौन सा होता है? नरेट। पहला वर्ड होता है नरेट और नरेट का मतलब होता है टू से समथिंग। सबसे पहले बताइए, नरेट वर्ड है वो वर्ब का काम कर रहा है और इस नरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज का क्या करना? वर्णन करना। वर्णन करने को इंग्लिश में कहते हैं नरेट करना। नरेट का मतलब होता है टू से समथिंग। जो दूसरा वर्ड है नरेशन का वो है एक नरेटर। क्या है इसमें वर्ड? नरेटर। नरेटर का मतलब होता है कोई बात कहने वाला व्यक्ति, यानी जो सब्जेक्ट होता है या जो स्पीकर होता है वो सेंटेंस में किसका काम करता है? नरेटर का काम करता है। और जो दूसरा वर्ड है, इसके बाद में तीसरे वर्ड के बारे में चर्चा करें तो वो होता है नरेटी। नरेटी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कही गई बात को क्या कर रहा है? लिसन कर रहा है। तो सेंटेंस का जो लिसनर होता है और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? नैरेटिव कहते हैं। तो जानते हैं अपन नरेशन मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है वो है नरेट, दूसरा वर्ड है नरेटर और तीसरा वर्ड है नैरेटिव। इसमें नरेट वर्ड होता है वो वर्ब का काम करता है, नैरेटर होता है वो नाउन का काम करता है और नैरेटिव होता है वो भी नाउन का ही काम करता है। तो इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि नरेशन 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है नैरेटर, दूसरा वर्ड है नैरेटिव और तीसरा वर्ड है नरेटर, और एक होता है नैरेटिव और एक होता है नैरेट। देखिए, आप स्क्रीन पे एक सेंटेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहले देखिए, एक सेंटेंस नीचे आप देख पा रहे होंगे, रोहित सैड टू महिमा। रोहित ने महिमा से कहा। क्या कहा महिमा से? यू आर ए वेरी बिजी, यू आर वेरी बिजी टुडे। आज आप बहुत ही बिजी हैं। ये बात किसने कही? रोहित ने कही। इसलिए कहने वाला व्यक्ति स्पीकर होता है, वो सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वही सेंटेंस का क्या होता है? नैरेटर। तो इस सेंटेंस में जो नैरेटर है वो कौन है? नैरेटर है, वो है रोहित। और जो बात को लिसन करता है, लिसनर होता है, वह क्या कहलाता है? नैरेटिव। यानी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और ये जो बात कही गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक, वो है आपका नैरेट। ये नैरेट किया गया है, यानी ये बात कही गई है रोहित के द्वारा। किसको? महिमा को कही गई है। इसका मतलब ये नैरेटर, ये नैरेटिव और ये नैरेट और पूरा वर्ड सेंटेंस मिलाकर के क्या कहलाया? नरेशन कहलाया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि नरेशन होता है वो नैरेट, नैरेटिव और नैरेटर से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें जो बात कहने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं नैरेटर, और जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं नैरेटिव, और जो बात कही गई है वो है नैरेट। अब देखते हैं नरेशन क्या है। यहाँ पे एक फुल डेफिनेशन लिखी हुई है नरेशन की। नरेशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन ए नरेटर, जब कोई नरेटर, नरेटर का मतलब कोई बात कहने वाला व्यक्ति, जब कोई नरेटर सेज समथिंग, कोई बात कहता है, यानी रोहित ने महिमा से कोई बात कही, यानी ये बात कही किसने कही? रोहित ने। किससे कही? महिमा से। जब कोई नरेटर कोई बात कहता है, किसको कहता है? नैरेटिव को, यानी लिसनर को कहता है। कैसे कहता है? या तो डायरेक्टली कहता है,
या फिर कैसे कहता है भाई, इनडायरेक्टली कहता है। बात को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब नैरेटर किसी नैरेटिव को कहता है तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, वो पूरा प्रोसेस का कहलाता है नरेशन। अब इस नीचे वाले सेंटेंस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोहित स्पीकर है, महिमा है वो लिसनर है, और ये बात कही गई है वो नरेट है, और ये सारी प्रोसेस मिलाकर के क्या कहलाएगी, नरेशन। अब इस नरेशन को हमने इस तरह से नीचे चेंज कर दिया। अभी चेंज करना आपको आएगा नहीं क्योंकि अभी कुछ सिखाया नहीं गया है, सिखाने के बाद सब कुछ आएगा। रोहित की जगह हमने रोहित लिखा, सैड टू की जगह हमने क्या लिख दिया, टोल्ड लिख दिया, और आगे महिमा की जगह हमने क्या लिख दिया, महिमा। ये नरेशन है वो डायरेक्ट नरेशन है, नीचे वाला नरेशन है वो इनडायरेक्ट है। तो आप जज करके बता दीजिए कि ये डायरेक्ट नरेशन और ये इनडायरेक्ट नरेशन क्यों है। नरेशन के आगे अपन पढ़ेंगे टाइप। नरेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, वही आगे अपन पढ़ने वाले हैं। इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे आगे की बात को पढ़ने के बाद। आगे एक बार अपन आगे की बात को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन के क्या भेद, नरेशन के क्या प्रकार। मुख्य रूप से नरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। बताइए नरेशन के कितने टाइप, नरेशन के दो टाइप, कौन कौन से, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें नरेटर होता है वो नरेटिव को कहता है कैसा, डायरेक्टली। यानी जिस नरेशन में कोई बात डायरेक्टली कही जाए उस वाले नरेशन को कौन सा नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन आपको क्वेश्चन में कैसा पता लगेगा कि ये सेंटेंस डायरेक्टली कहा गया है या इनडायरेक्टली, क्योंकि पता तो होना चाहिए कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। सेंटेंस को बोलने से पता लगता है, लेकिन रिटर्न में सेंटेंस का पता कैसे लगेगा। तो रिटर्न में पता लगाने के लिए हमने इसके लिए क्या लिखा है, नोट लिखा है कि डायरेक्ट नरेशन की एकदम पहचान कैसे कर सकें। तो उसके लिए लिखा गया है कि कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, ये होता है कोमा, और इस तरह से अपन डबल मार्क 66 99 करके मार्क लिखते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। यदि सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमाज का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो नरेशन कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। यानी जिस नरेशन में कोमा और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है उस नरेशन को अपन कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जिस नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जिस नरेशन में कोमा और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं होता, आर नॉट यूज्ड, नहीं होता, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। यानी जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा आता है वो तो डायरेक्ट होता है, और जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं आता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट नरेशन में बात को कैसे बोला जाता है, डायरेक्टली बोला जाता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में जो नरेटर होता है वो बात को कैसे बोलता है, इनडायरेक्टली बोलता है। तो वह नरेशन का वो टाइप जिसमें बात को डायरेक्टली बोला जाता है उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और नरेशन का वो टाइप जिसमें बात को इनडायरेक्टली बोला जाता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इसके अलावा रिटर्न जब अपने हाथ में पेपर होगा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा, और क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन का है या इनडायरेक्ट नरेशन का है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यदि डायरेक्ट नरेशन आया है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलना है, और इनडायरेक्ट आया है तो उसको किस में बदलना है, डायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। तो डायरेक्ट नरेशन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कोमा और इन्वर्टेड कोमाज से, और इनडायरेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे इनके बिना से। इनके बिना यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं आए तो वो इनडायरेक्ट नरेशन है। तो एक बार फिर से अपन पीछे वाली स्लाइड की तरफ चलते हैं, लास्ट में लिखी हुई चीजें हैं उनको एक बार फिर से अपन देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का पता हम लोगों को कैसे चलेगा, कैसे लगेगा कि ये डायरेक्ट नरेशन है और कैसे लगेगा ये इनडायरेक्ट नरेशन है। एक बार फटाफट आप लोग देख लीजिए। दोनों सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे। पहले सेंटेंस में रोहित ने महिमा से कहा, ये बात बोली, और इस बात को किस में लिखा गया है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया है। इस बात को कोमा और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब ये कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है।
पहचान किससे हुई आपकी? कोमा और इन्वर्टेड कोमाज से। ये डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन इस वाले सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब ये कौन सा नरेशन है? इनडायरेक्ट नरेशन है। तो आप जज कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ये कहेंगे सर दिए गए वाक्य से यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाए तो क्या वो इनडायरेक्ट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि केवल कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके सेंटेंस को लिख देंगे तो ऐसा इनडायरेक्ट बन जाएगा। ऐसा करेगा तो इसको हर कोई बना सकता है। इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ रूल्स। आगे अपन रूल पढ़ें इससे पहले मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, यदि आपको ध्यानपूर्वक ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो आप बता दीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कितने रूल हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या क्या चेंजेज हैं? पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में कितने चेंज हैं, कितने परिवर्तन हैं? एक बार आप अच्छे से देख करके बता दीजिए। अच्छे से देख लीजिए और बता दीजिए कितने चेंज है दोनों में। फटाफट थोड़ा ध्यान दीजिए और सेंटेंस में चेंजेस के बारे में बताइए। देखिए पहला जो सेंटेंस है उसमें रोहित है, दूसरे में भी रोहित है, इसका मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं है। इस सेंटेंस में सैड टू था और इस सेंटेंस में टोल्ड है, इसका मतलब कितना चेंज हुआ? फर्स्ट चेंज हुआ। फर्स्ट चेंज हुआ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने चेंज होते हैं वो आपको देखना है। सारी चीज़ें रूल्स के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसकी थियरी को, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। दूसरी बात, महिमा की जगह महिमा लिख दिया गया, इसका मतलब पहले वाला चेंज तो आया सैड टू की जगह टोल्ड करके। दूसरा चेंज आया इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा दिया गया? दैट। ये रूल नंबर 2 में सीखेंगे अपन। फिर अपन देखते हैं इस सेंटेंस में, हम सब लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में यू की जगह क्या लिखा जा रहा है? सी। इसका मतलब यहाँ भी एक चेंज आ गया, ये थर्ड चेंज है। और ये यू और सी सब क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। यानी तीसरा चेंज है चेंज इनटू प्रोनाउन। जो नेक्स्ट चेंज है वो है शायद वर्ब का। देख लिए इजारएम की जगह क्या हो गया? वाज वर। और वाज वर मतलब वर्ब में चेंज आ गया, इसका मतलब रूल नंबर कितना पढ़ेंगे? 4 नंबर। और जो लास्ट सेंटेंस है वेरिस की जगह वेरी, बीजी की जगह बीजी, लास्ट वाला जो है वो टुडे की जगह क्या बना दिया गया? दैट डे बना दिया गया। इसका मतलब ये हो जाएगा रूल नंबर 5, जिसमें आप एडवर्बियल्स को चेंज करेंगे। तो माय डियर चैम्प्स, ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के मैक्सिमम 5 नियम होते हैं, 5 रूल्स होते हैं। और वो 5 रूल कौन कौन से हैं जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी चैनल पे नए हैं फटाफट इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं, जानते हैं, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ये हमने पीछे वाली स्लाइड पे अभी पढ़ा था। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा आते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा नहीं आते हैं। अब आगे बात करते हैं, पहला नरेशन कौन सा नरेशन था? डायरेक्ट नरेशन था। पहला नरेशन कौन सा? डायरेक्ट नरेशन। और इस डायरेक्ट नरेशन में कोमा इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हुआ है। पहले वाला सेंटेंस देख लीजिए, रोहित सेड टू महिमा यू आर वेरी बिजी टुडे। इस सेंटेंस में डायरेक्ट और इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हुआ है। नीचे वाला सेंटेंस एक को लिखा गया है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसको लिखा गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। इंसर्ट द इन्वर्टेड कोमास, इनसाइड द इन्वर्टेड कोमास लिखा गया है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और ये बाहर की बात होगी, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। इसका मतलब इस सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया है? कोमा इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। इसका मतलब सीधी सीधी बात क्लियर है, दोनों सेंटेंस किस नरेशन के हैं? दोनों सेंटेंस है वो डायरेक्ट नरेशन के हैं। ये दोनों के दोनों सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन के हैं। अब आगे अपन जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन के होते हैं उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा है डायरेक्ट नरेशन का वो जनरली क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए, एक पार्ट का नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक पार्ट का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच।
बात समझ में आई? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों सेंटेंस को देख लीजिए, इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट पहले आता है या बाद में आता है? इसको आप एक बार माइंड में क्लियर कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस होता है, क्लोज होता है, वो पहले भी आ सकता है और इन्वर्टेड कोमा वाला बाहर बाद में भी आ सकता है। यहाँ बाद में आया है, दूसरे वाले सेंटेंस में पहले आया है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बात लिखी गई है, उस लिखी गई बात को अपन क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कोमा के इनर पार्ट को, इनर पार्ट बोले तो अंदर वाले भाग को, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को क्या कहा गया है? रिपोर्टेड स्पीच कहा गया है। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला आउटर पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट होता है, उसको जनरली क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो माय डियर चैम्प्स, आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा कि डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट फर्स्ट इज नोन एज द रिपोर्टिंग वर्ब and part second is known as the reported speech। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग कहलाता है, शॉर्ट में बोलते हैं RS, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग कहलाता है RV। अब ये जरूर सोच लें, समझ लें कि RV पहले आता है या बाद में आता है। ये दोनों कहीं भी आ सकते हैं, किधर भी आ सकते हैं। कई बार RV पहले आ जाता है, कई बार RS पहले आ जाता है। लेकिन जब भी डायरेक्ट से क्या बनाना हो, इनडायरेक्ट बनाना हो, तो सबसे पहले कौन से वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं? पहले RV वाले पार्ट को लिखते हैं, RV वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले RV दिया गया है तो पहले RV वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, और यदि पहले RS दिया गया है तो भी अपन RV से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, RV से ही सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक बार जितना भी पढ़ लिया है उसका रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि नरेशन होता है वो जनरली क्या होता है? एक स्पीकर होता है, एक नैरेटर होता है, एक नैरेटिव होता है। जब कोई नैरेटर किसी बात को नैरेट करता है, कहता है नैरेटिव को, और वो कैसे कहता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसको अपन क्या कहेंगे? नरेशन। नरेशन में एक स्पीकर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है मतलब लिसनर होता है, और एक बात नरेट की जाती है। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज द नरेशन। आगे बात सीखी थी नरेशन के टाइप्स की। तो नरेशन कितने टाइप के होते हैं? नरेशन जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज द डायरेक्ट नरेशन एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज द इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट टाइप को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं और सेकंड वाले टाइप को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान थी कोमा और इन्वर्टेड कोमा से। जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा आता है वो डायरेक्ट नरेशन, जिसमें नहीं आता वो इनडायरेक्ट नरेशन। फिर हमने बात की कि डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो फटाफट बताइए, रिकैपिचुलेट कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए कि डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट कौन से होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक पार्ट का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के आउटर पार्ट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आई थिंक यू गॉट इट। आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं एक नई जर्नी की तरफ। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको एक क्वेश्चन पूछा था, सेकंड स्लाइड पे आपको एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, कि डायरेक्ट से हमने क्या बनाया? इनडायरेक्ट बनाया। तो क्या कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इनडायरेक्ट बन गया? नहीं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कितने रूल आने चाहिए? 5 रूल आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 चेंज होते हैं, और मिनिमम जो चेंज होते हैं वो सिर्फ 1 होता है। ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स कितने हैं? 5 हैं। तो देयर आर 5 रूल्स on the screen for you, my dear champs. There are the 5 rules of how to change direct narration into indirect narration. डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें, इसके लिए आपको कितने रूल चाहिए? आपको रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में चर्चा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। वो वाला भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? RS।
रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग कहलाता है आरवी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय किस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को। अभी ये केवल हेडिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन आगे लिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, इसका पूरा विवरण आगे होगा। पहला रूल है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को क्या कर दो? हटा दो। और हटाने को क्या कहते हैं? रिमूव करना। और रिमूव से नाउन बना रिमूवल। रिमूवल ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, इट इज रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए और उसकी जगह कोई ना कोई कंजंक्शन या कई बार इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर थर्ड है चेंज इनटू प्रोनाउन। किसमें बदलिए? प्रोनाउन में चेंज कीजिए। प्रोनाउन बदलने का फॉर्मूला क्या होगा? ये सब बातें रूल नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है चेंज इनटू टेंस। क्या बदलिए? टेंस बदलिए, वर्ब बदलिए, वर्ब में परिवर्तन कीजिए। और लास्ट रूल है चेंज इनटू एडवर्बियल्स और डिटरमिनर्स। एडवर्बियल और डिटरमिनर में चेंज कीजिए। तो ये थे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। तो रिकैपिचुलेट इट प्लीज। फर्स्ट रूल इज चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? रूल नंबर फर्स्ट है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर सेकंड है रिमूवल ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। रूल नंबर थर्ड है चेंज इट टू प्रोनाउन। रूल नंबर 4 है चेंज इनटू टेंस। और रूल नंबर 5 है चेंज इनटू एडवर्बियल्स एंड डिटरमिनर्स। तो माय डियर चैम्प्स, ये थे इंपॉर्टेंट 5 रूल्स डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के। अब हम हर रूल के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, आपको जिस तरह से आपने वॉइस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि वॉइस बनाते समय सबसे पहला जो आपका अटैक होना चाहिए वो वर्ब पे होना चाहिए। वर्ब आपको डायरेक्ट से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वर्ब कैसे चेंज करते हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और यदि वो बात अच्छे से याद होगी तो आपको पूरा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ईजिली समझ में आ जाता है। आज चर्चा करेंगे कि इन 5 नियम में से सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिस पे हमें पहला अटैक करना चाहिए वो कौन सा है। तो माय डियर चैम्प्स, इनमें से रूल नंबर फर्स्ट है ना, वो लेस इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर फर्स्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार चेंज होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो चेंज हैं रूल नंबर 3, 4, 5, सेकंड 3, 4, 5 ये मोर इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें भी रूल नंबर 3, 4, 5 है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। चर्चा करते हैं इन सब के रूल्स के बारे में वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द रूल नंबर फर्स्ट, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी की क्लास में, अभी की जर्नी में अपन पढ़ने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन एंड हाउ टू चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन करें, कैसे बदलाव करें। तो माय डियर चैम्प्स, इससे समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? सेंटेंस के टाइप समझने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भेद समझने पड़ेंगे। तो माय डियर चैम्प्स, ये तो मैंने आपको शायद बहुत पहले की क्लास में बता दिया गया कि जनरली सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक सेंटेंस को आउट ऑफ सेंटेंस भी कर दिया गया है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जनरली उसको आजकल प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में पढ़ा जाता है। लेकिन जो 4 प्रकार के सेंटेंस बचते हैं उनमें पहला सेंटेंस कैसा है? असर्टिव। यदि इन्वर्टेड कोमास के अंदर कैसा सेंटेंस हो? असर्टिव सेंटेंस हो। किसके अंदर? इन्वर्टेड कोमास के अंदर कैसा सेंटेंस हो? असर्टिव सेंटेंस हो। तो असर्टिव सेंटेंस में सैड टू की जगह क्या क्या लगाएंगे? यदि कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहित सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, ये सेंटेंस मैंने यहां लिखा। ये सबसे पहले जज कीजिए दिया गया सेंटेंस एक्टिव डायरेक्ट नरेशन का है या इनडायरेक्ट नरेशन का है। तो आप जज का कर पा रहे होंगे, ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट नरेशन है। इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए आपको कितने रूल चाहिए? 5 रूल चाहिए।
पहले आप बताइए ये जो पार्ट है वो आर एस है या आर वी है? इसमें आर एस रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, आर एस रिपोर्टेड स्पीच कौन है, आर वी रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? तो ये आउटर पार्ट है इन्वर्टेड कोमा का, इसका मतलब ये कौन हुआ, आर वी, और ये इनर पार्ट है, इसका मतलब ये कौन हुआ, आर एस। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई थी। अब इस वाले सेंटेंस को बदलते हैं, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट सोल्व किया जाता है, आरवी वाला पार्ट सोल्व किया जाता है। आरवी वाले पार्ट में भी किसको, केवल सैड टू को, और सैड टू चेंज होगा किसको देख करके, सैड टू के जितने भी परिवर्तन होंगे वो आपको आगे के सेंटेंस को देख के करने पड़ेंगे। तो माय डियर चैम्स, आगे सेंटेंस कैसा आए, आगे सेंटेंस कैसा आए, असर्टिव सेंटेंस आए। सेंटेंस में कौन हो, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद कौन हो, वर्ब। तो वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस। और यदि असर्टिव सेंटेंस है तो आपको सेड टू की जगह क्या करना पड़ेगा, टोल्ड करना पड़ेगा। आगे कौन हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना पड़ेगा, टोल्ड करना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में टोल्ड नहीं मिलता है तो ऑप्शन में लिखा होता है असर्टेड, और यदि सेंटेंस में टोल्ड असर्टेड दोनों ही नहीं मिलता तो आपको मिलेगा डिक्लेयर्ड। लेकिन ज्यादातर 99% आपको सेंटेंस में क्या दिखाई देगा, टोल्ड। यदि सेंटेंस के आंसर में टोल्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा था, असर्टिव। फिर बात करते हैं यदि सेंटेंस में आगे इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, तो आपको इस सेड का सेड ही रखना है। ये बात मैंने आगे बता दी गई है कि यदि सेंटेंस में सैड हो आगे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड का सैड ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। सैड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। सेज टू को किस में बदलते हैं, टेल्स में। और सेड टू को किस में बदलते हैं, टेल में। तो एक बार रिकैप्चुलेट कर ले फिर से, यदि सेंटेंस असर्टिव है तो सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, सेड टू को बदलेंगे टेल में, और सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। लेकिन ये जो चेंजेस हैं मैंने पहले कहा था लेस इंपॉर्टेंट है, इनमें चेंज नहीं करें तो भी आगे के रूल में यदि आगे सेंटेंस में कोई मिस्टेक है तो उसको देखते हुए इनको इग्नोर कर दिया जाता है। आगे की बात देखते हैं अपन। यदि सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी बात किए थे कैसे सेंटेंस की, असर्टिव में। असर्टिव में सेड का टोल्ड, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सैड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। सैड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। और यदि सैड टू को आस्क में बदलते हैं, आस्क्ड नहीं हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटेरोगेटेड मिलेगा। इंटेरोगेटेड नहीं हो तो क्वेश्चनड मिलेगा, और भाई क्वेश्चनड भी नहीं हो तो आपको इंक्वायर्ड का यूज मिलेगा। इंक्वायर्ड का मतलब पूछताछ करना, और पूछताछ किन सेंटेंस से होती है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस से। ये इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ तभी लगाया जाएगा जब इंक्वायर्ड के बाद में क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप केवल इंक्वायर्ड का क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड ही लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट होने पर इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे। तो ये बात थी कैसे सेंटेंस की। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कैसा सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जनरली 99% क्या लेकर के सही कर देंगे, आस्क्ड का यूज करके सही कर देंगे। और यदि सेंटेंस असर्टिव हो तो क्या लगाएंगे, सेड टू की जगह टोल्ड, सेड टू की जगह टेल्स, सेड टू की जगह टेल, और यदि आगे कुछ नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इनको ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। इंटेरोगेटिव में आस्क्ड, इंटेरोगेटेड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इन सब का यूज करते हैं। लेकिन यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर तीसरे टाइप का सेंटेंस हो, और वो तीसरे टाइप का सेंटेंस कौन सा है माय डियर चैम्स, वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, इंपेरेटिव। वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वो सेंटेंस जो डू और डोंट से, वो सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से, वो सेंटेंस जो लेट और लेट से स्टार्ट होते हैं, इनसे स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। और यदि सेंटेंस कैसा हो, इंपेरेटिव हो, तो आप सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, आदेश देने का भाव होगा तो ऑर्डर्ड, आदेश देने का भाव होगा तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। और यदि आदेश देने का भाव हो साथ में कमांड करने का भाव हो तो आप लगा देंगे कमांडेड। भाव हो सलाह देने का तो आप लगा देंगे एडवाइज्ड। भाव हो यदि सुझाव देने का तो आप लगा देंगे सजेस्टेड। भाव हो यदि किसका,
प्रार्थना करने का तो आप लगा देंगे रिक्वेस्टेड। जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, तो आप सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लगा देंगे रिक्वेस्टेड। यदि भाव हो सेंटेंस में मना करने का, डोंट वाला सेंटेंस हो, तो आप लगा देंगे क्या, फोरबेड। और यदि सेंटेंस में भाव हो किसी को परमिशन देने का, तो आप लगा देंगे अलाउड। और किसी को करना हो प्रपोज, तो प्रपोज करने के लिए आप लगा देंगे प्रपोज्ड। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंस के चेंजेस जो सेड टू की जगह की गई। माय डियर चैम्स, ये जो शब्द है ना वो कुछ ज्यादा दे दिए गए, क्योंकि ये सेंटेंस भी 4 प्रकार से स्टार्ट होता है, इसलिए इनमें मूड के अकॉर्डिंग, मन की मनोदशा के अकॉर्डिंग ये सारे शब्द यूज किए जा सकते हैं। तो यदि आप सेंटेंस इंपेरेटिव को चेंज कर रहे हैं, तो माय डियर चैम्स क्या क्या शब्द काम में ले सकते हैं, आप काम में ले सकते हैं ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, आप ले सकते हैं फॉरबेड, आप यूज कर सकते हैं अलाउड एंड प्रपोज्ड। ये सेंटेंस में तभी यूज करने हैं जब सेंटेंस कैसा हो, इंपेरेटिव हो। लेकिन बात आई थी आपकी असर्टिव की, तो असर्टिव में आपने टोल्ड, टेल और टेल्स का यूज किया। बात आई थी इंट्रोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में आपने क्या लगाया, आस्क्ड लगाया। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन इंपेरेटिव की, तो इंपेरेटिव में सारे शब्द लगा सकते हैं। माय डियर चैम्स, अब सेंटेंस में बात करें यदि किसकी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसकी शुरुआत क्या किससे होती है, में से, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी के मार्क। तो ये वाला यदि सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है और वो सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव, तो आशीर्वाद देने के लिए आप लगाएंगे ब्लेस्ड। क्या लगाएंगे भाई, ब्लेस्ड। और यदि आपको देना हो क्या, विश करना हो, किसी के लिए कामना करनी हो तो विश्ड, श्राप देना हो तो कर्स्ड, और किसी के लिए प्रार्थना करनी हो तो आप क्या यूज करेंगे, प्रेड, PRAYD, इसका यूज करेंगे यदि सेंटेंस कैसा होगा, ऑप्टेटिव। तो ये बात तो बड़ी आसान सी बात थी। यदि सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा तो आप ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड और प्रेड का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन 5वें वाले टाइप के सेंटेंस के बारे में। 5वां सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कैसा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। वो सेंटेंस जिसको बोलते समय एक प्रकार का एक्सक्लेमेशन होता है, या तो उसमें खुशी की बात होती है, या उसमें दुख की बात होती है, या कभी कभी सेंटेंस में सरप्राइज की बात होती है। और जब भी सेंटेंस में ऐसा माहौल बनता है, ऐसा काम होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या क्या यूज करेंगे वो आपको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है, पहचान लेना है। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या मिल रहा है, हुर्रे, हुर्रे बोला जाता है खुशी के लिए, हुर्रे हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे खुशी के लिए, तो आप हुर्रे को हटा देंगे, सैड की जगह क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यदि खुशी का माहौल हो, हुर्रे वर्ड हो, तो आप सैड की जगह क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। लेकिन यदि सेंटेंस में विद नहीं हो, विद नहीं हो, ध्यान देना, ऑप्शन में ऐसे आ जाए एक्सक्लेम्ड विद जॉयफुली, तो वो गलत है। यदि विद नहीं आएगा तो आप जॉय की जगह क्या लिखेंगे, जॉयफुली। यानी या तो एक पैटर्न है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या एक है एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। ये वाला पैटर्न भी आपको याद रखना है। ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। यदि सेंटेंस में किसका भाव हो, अलास का। अलास का मतलब होता है दुख का भाव, शोरों का भाव, सैडनेस का भाव। और कई बार इस सेंटेंस में अलास की जगह क्या आता है, ओह ओह ही इज नो मोर, ओह आई हैव लॉस्ट माई बैग, अलास ही इज नो मोर। तो यदि ये दुख वाले सेंटेंस आ जाए, ये फ्रेजेज आ जाए, तो आपको याद रखना है एक्सक्लेम्ड विथ क्या करना है, सोरो। दुख के लिए सोरो, खुशी के लिए जॉय। और यदि आप सोरो लिख रहे हैं विद के साथ में, लेकिन विद नहीं हो, तो एक्सक्लेम्ड सोरोफुली, ये वाला काम में लेंगे। एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुली, एक्सक्लेम विद सोरो या एक्सक्लेम्ड सोरोफुली। यदि सेंटेंस में तीसरी वाली बात आ जाए, क्या, व्हाट और हाउ। जैसे कहीं व्हाट ए मैन ही इज, हाउ ही प्लेज, हाउ शी सिंग्स, हाउ शी लुक्स, व्हाट ए मैन, व्हाट ए ग्रेट मैन। ये सब होते हैं सरप्राइज करने के लिए। और यदि सेंटेंस में व्हाट और हाउ आ रहे हैं, इसका मतलब उस सेंटेंस में सरप्राइज हो रहा है। सरप्राइज के लिए क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज।
गॉट इट? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यदि आप विद का प्रयोग नहीं कर रहे तो आपको सरप्राइज की जगह क्या लिखना पड़ेगा? सरप्राइजिंगली। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइजिंगली। समझ में आ गया? लास्ट बात, यदि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ब्रेवो। ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, और शाबाश के लिए आपके लिए इंग्लिश में वर्ड है अपलॉडेड। अपलॉडेड, तालियां बजा करके किसी का स्वागत करना, शाबाशी देना, पीठ तपतपाना, ऐसी स्थिति में ब्रेवो का यूज करते हैं। इनडायरेक्टली बनाते समय अपलोडेड उसकी जगह लगाया जाता है। तो माय डियर चैम्स, ये थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल नंबर फर्स्ट के 5 भाग। बताइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कितने रूल होते हैं? तो रिकैपिचुलेट करते हैं, फटाफट दोहरान करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जनरली 1 2 3 4 5 रूल होते हैं। पहला रूल होता है चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा रूल होता है रिमूवल ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा को हटाने का काम। तीसरा होता है चेंज इनटू प्रोनाउन। चौथा होता है चेंज इनटू टेंस। और पांचवा होता है चेंज इनटू पांचवा नहीं, डिटर्मिनर्स या एडवर्बियल्स। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो केवल और केवल रूल नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया है। रूल नंबर फर्स्ट में सेंटेंस कैसा हो? असर्टिव, यानी सेंटेंस में क्या हो? एस और वी। तो आप सेड की जगह टोल्ड, से की जगह टेल और सेज की जगह टेल्स लगाते हैं। सेंटेंस कैसा हो? इंटरोगेटिव, तो आप सेड टू की जगह किसका प्रयोग करते हैं? आस्क्ड का। आस्क्ड नहीं हो तो इंक्वायर्ड, क्वेश्चनड या अपन इंटरोगेटेड का यूज करते हैं। सेंटेंस हो कैसा? इंपेरेटिव, जैसा कि अभी बताया गया था। इंपेरेटिव सेंटेंस में खूब सारे लोग आए थे। ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, इसके अलावा प्रपोज्ड, इसके अलावा अलाउड, ये सब यूज कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस में? इंपेरेटिव सेंटेंस में। बात की थी हमने रूल नंबर 4, चौथे टाइप का सेंटेंस कौन सा? ऑप्टेटिव। उस सेंटेंस में मे का यूज हुआ था। ऐसी स्थिति में आप क्या लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं ब्लेस्ड, विश्ड और कर्स्ड, इनका यूज कर सकते हैं। और लास्ट वाला रूल तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे ही रहा होगा। यदि सेंटेंस कैसा हो? एक्सक्लेमेटरी, तो हुर्रे होने पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अलास होने पर एक्सक्लेम विथ सोरो, और व्हाट और हाउ होने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, और यदि ब्रेवो हो तो आप यूज करेंगे अपलोडेड का। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।